जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आइए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। वे सब अभी गए हैं, इस वाक्य में से भूतकाल का भेद चयन करें। पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो पहली बात आप काल जान लीजिए। काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल। अब इसमें भूतकाल में जो काम पहले हो चुका है भूतकाल, और जो वर्तमान काल है ये जो आज चल रहा है, और जो भविष्य काल है आने वाला काल, 3 प्रकार के हो गए। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अब इसमें पूछा गया वे सब अभी गए हैं, तो भूतकाल का कौन है? वे सभी अभी गए हैं, मतलब गए हैं, निकटता का बोध हो रहा है। इसमें जो है आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ये जो है आपका विकल्प नंबर बी। अच्छा, ये जो 6 भेद होते हैं उसमें कौन सा नहीं है? आप जैसे ये 4 हो गए, 5वां ले लीजिए। 5वां आपका संदिग्ध भूतकाल, और जो 6ठा है वो हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल, ये आपका भूतकाल के 6 भेद हो गए। जिसमें आपका आसन्न भूतकाल, निकटता का बोध हो रहा है, वे सभी अभी गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। इसमें दिया गया है विधि शब्द के भिन्नार्थी शब्द के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो विध है इसके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का आपको चयन करना है। इसमें 3 ही सही है और 1 ही गलत है, वही गलत का चयन करना है। जो विध है ये भाग्य को दर्शाता है। इसका भिन्नार्थी शब्द ब्रह्मा भी होता है और प्रजापति होता है, लेकिन विष्णु नहीं होता है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? बी। विधि का क्या होता है? नंबर 1 प्रजापति, ब्रह्मा भी होता है और भाग्य भी होता है, लेकिन विष्णु नहीं होता है। तो आपका विकल्प नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? ये तो दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध मैथिली शरण गुप्त। जो ये आपकी यशोधरा है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में और रचना जान लीजिए। इनका एक है साकेत, भारत भारती, भारत भारती, और इनका है पंचवटी मेघनाथ वध। पंचवटी मेघनाथ वध। अब रामधारी सिंह दिनकर का जो है उर्वशी कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उर्वशी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है। ओंकार रेणुका, ओंकार और रेणुका। दिनकर की उर्वशी कुरुक्षेत्र, ओंकार और रेणुका। अब आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है अनामिका परिमल, अनामिका परिमल, हुकुर मुक्ता, और गीतिका अर्चना भी है। गीतिका और अर्चना। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है प्रिय प्रवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। उखड़ी बोली का इसमें जनक लिखा गया है। वैदेही वनवास, वैदेही प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रेम प्रपंच पारिजात, प्रेम प्रपंच पारिजात।
आपका पूछा गया था यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की और रचना साकेत, भारत भारती, पंचवटी, मेघनाथ वध। अब रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1967 में हिंदी का पहली बार इनको। अब कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका। निराला की अनामिका, परिमल, हुकुरमुक्ता, गीतिका, अर्चना। अब हरि और प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रेम प्रपंच, पारिजात। आपकी रचना हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। दिए गए मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाएं। ये आपका दिया गया है शब्द उप प्लस लब्धि, इसका क्या है? उपसर्ग में जोड़कर मूल शब्द बताना है, क्या होगा? उपालब्धि, उपलब्धि, उपलब्धि, उप उपलब्धि। इसका जो है उपलब्धि होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। विस्मयादिबोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, निपात अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो जो अव्यय है ये आविकारी शब्द है। आविकारी शब्द अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। अब अगर ये ना बोला जाए तुम्हें आज रात रुकना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा मोटा कर दिया गया है, भारी बना दिया गया है। ये जो भारी है अगर ये ना रहे तभी हमारा अर्थ परिपूर्ण है। लेकिन तुम्हें आज रात रुकना ही होगा, ठीक है, इसमें है। लेकिन अगर तुम्हें आज रात रुकना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है ही है, ये अगर ना रहे तो भी, लेकिन ये निपात में आता है, निपात अव्यय। तो आपका इसमें विकल्प नंबर सी हो जाएगा, निपात अव्यय। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ष 2022 में किसे संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अब नंबर 1 दामोदर मोजे, नंबर बी जी शंकर कुरु, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। अब 2022 में संपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को मिला है। इनकी जो भाषा थी वो कोंकणी थी। इनको 57वां मिला है अभी लेटेस्ट में, और कोंकणी भाषा की। अब आइए जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 22 मई 1961 में। 22 मई 1961 में। ये 22 भाषा में मिलता है जो संविधान में है। अब एक 2018 में अंग्रेजी के लिए मिला था अमिताभ घोष को, अंग्रेजी भाषा में मात्र एक ही बार मिला है और अंग्रेजी में नहीं दिया जाता है। 22 भाषा है। अगर टोटल पूछा जाए 23 हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से 22 भाषा में मिलता है। पहली बार किसे मिला? पहली बार जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को कब मिला? 1965 में। 1965 में। मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला। ये आपका विकल्प नंबर है जो 1965 इसको मंजूर किया। अब हिंदी में पहली बार किसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? हिंदी में पहली बार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसको पहली बार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनको 1968 में मिले हिंदी के लिए शायद पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी पुस्तक कौन सी थी जिसको इनको मिला? इनकी पुस्तक थी चिदम्बरा। अब हिंदी में दूसरी मतलब सेकंड बार हिंदी में किसको मिला? हिंदी में सेकंड किसको मिला?
वो थे रामधारी सिंह दिनकर 1972 में उर्वशी पुस्तक के लिए। रामधारी सिंह दिनकर 1972 उर्वशी पुस्तक के लिए उनकी जो रचना थी उर्वशी। अब तीसरी बार हिंदी में किसको मिला? अब ये अज्ञेय जी है हिंदी में तीसरी बार, थर्ड अज्ञेय जी। इनकी जो पुस्तक थी वो थी कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में इनको मिला। इनकी पुस्तक का नाम कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। अब हिंदी में पहली बार महिला कौन थी? हिंदी में ये तो पुरुष थे और पहली बार महिला वो थी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी, इनको मिला 1982 में। 1982 में इनकी पुस्तक का नाम था यामा रचना के लिए इनको मिला। अब इसमें 2022 का पूछा गया था तो ये था दामोदर मौजे। अभी जल्दी में 58वां मिला, 2023 के लिए अभी मिला राम गुरु भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। और इनके एक साथ और थे, उनका नाम था गुलजार जी, जो कि उर्दू के कवि हैं, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के कवि हैं। आइए, ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना कब हुई? 22 मई 1961 में, 22 भाषा के लिए, एक भाषा और अंग्रेजी में। एक ही बार मिला अमिताभ घोष को 2018 में। अब पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जी शंकर कुरुप 1965 में मलयालम भाषा के लिए। हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी रचना क्या थी? चिदम्बरा। और हिंदी में दूसरी बार दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर 1972 में उर्वशी रचना के लिए। अब हिंदी में तीसरी बार अज्ञेय जी 1978 में कितनी नाव में कितनी बार। अब हिंदी में पहली बार महिला कौन है? महादेवी वर्मा 1982 में यामा रचना के लिए इनको पहली बार हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब अभी हाल ही में 58वां 2023 में 24 मिला भी 23 के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के कवि हैं और गुलजार जी उर्दू के कवि हैं। ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितना सवाल था वो हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, संधि विच्छेद के सही शब्द पहचानिए। अति प्लस अधिक का आपको सही संधि विच्छेद छांटना है। क्या होगा? अति, अत्यधिक, अत्याधिक। तो इसका अति प्लस अधिक ये हो जाएगा अत्यधिक। विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आइए संधि के बारे में जानते हैं। संधि, दो स्वरों का मेल ही संधि कहलाता है। संधि हिंदी में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं कुल, और ना इसके भेद होते हैं ना इसके भेद होते हैं। यहाँ पूछा गया अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो जाएगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, गुणियों का आदर करने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। विद्याहीन, गुणोरण, गुणग्राही और गुणग्राह्याणी। अब जिसके पास विद्या नहीं होती विद्याहीन होता है, ये तो नहीं होगा। अब गुणोरण, जो गुणों में ज्यादा अच्छा हो उसे गुणोरण।
अब जो गुणियों का आदर करने वाला हो उसे गुणग्राही कहते हैं। यहाँ पर ग्रहग्राही ग्राही होगा नहीं, तो आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब किस विराम जो चिन्ह है, अर्धविराम, अर्धविराम का आपका ये संकेत है। अब विस्मयादि बोधक होता नहीं, विस्मय होता है, और विस्मय का ये होता है, विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह का ये होता है आपका। अब त्रुटि विराम, त्रुटि विराम का ये होता है। त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं, हंस पद। अब जो कोष्ठक है, जैसे ये कोष्ठक हो गया और ये बड़ा मजला और ये बड़ा कोष्ठक हो गया। नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कौन सा आपका कोष्ठक चिन्ह प्रयोग होता है? अब से अर्धविराम ये हो गया अल्प विराम, अल्प विराम जिसमें थोड़ा सा ठहराव हो, या ये अल्प विराम कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक ये हो जाता है आपका। इसमें हो गया अर्ध विराम भी हो गया, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अर्ध विराम, और विस्मयादि बोधक होता नहीं, त्रुटि विराम जिसे हंस पद भी कहते हैं, कोष्ठक चिन्ह ये हो गया। नाटक है कि कौन सा चिन्ह? कोष्ठक चिन्ह आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईद का चांद होना में मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उत्सव मनाना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, रोशनी देना, चांद सा मुख, चांद सा मुख होना। अब जो ईद का चांद होता है इसका बहुत बढ़िया है कि सभी लोग ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग एक महीने व्रत रखते हैं, तो उनका जब आता है ईद, उसमें बहुत दिनों बाद आता है, वही ईद में चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आपका विकल्प नंबर बी हो जाता है। अच्छा, खुशियाँ मनाना, जब किसी का सिलेक्शन होगा तो उसका उसके लिए एकदम खुशियाँ मनाना ही है। अच्छा, ये तो होगा नहीं। और रोशनी देना, रोशनी देना तो ईद का चांद होता नहीं है, तो सूर्य के दिन। और चांद सम्मुख होना, यहाँ पर अलंकार के बारे में आ गया, यहाँ पर सात से उपमालंकार हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया, वाक्य में क्रिया के भेद को चुने। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। अब माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया, मतलब किसी दूसरे के साथ, मतलब किसी दूसरे को प्रेरित किया कि आप जाइए, बच्चे को बाहर मतलब भिजवाया, किसी दूसरे के साथ में भिजवाया। तो यहाँ पर प्रेरणा दिया जा रहा है, माँ ने किसी को दिया तो प्रेरणा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। ना तो यहाँ अकर्मक, ना सकर्मक, ना द्विकर्मक, तो आपका प्रेरणार्थक विकल्प नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अब जो अलंकार है ये आपका 3 प्रकार का होता है कुल, अगर मुख्य पूछा जाए तो 2। अब इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, उभयालंकार। अब ये जो शब्दालंकार में है इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा दीप्सा अलंकार, तीसरा वक्रोक्ति अलंकार, अगला श्लेष अलंकार, अगला यमक अलंकार। ये मुख्यतः शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। अब अर्था के रूपक हैं, इसके कई भेद हैं। रूपक हैं, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, काफी है।
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार होता है। देखिए रा 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 की आवृत्ति जो है, जो रा है उसकी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जो कि ये शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार है कौन कौन सा? अनुप्रास, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष और रूपक। अब इसमें रा की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास अलंकार में है जो, इसमें जो है एक शब्दों की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे इसका बहुत बढ़िया है योजक चिन्ह पहचान के लिए 99% सही हो जाता है। इसमें सा से सी पहचान के लिए हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, वचन बदलिए। इसमें पूछा गया कविता का वचन अगला क्या होगा। जिसे जो कविता है, पहली बात वचन जान लीजिए। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन, अब जैसे कविता जो है एक वचन है, इसका बहुवचन में परिवर्तन करना है। कविता का बहुवचन हो जाएगा कविताएं। तो आपका विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। और हम पूछे मेला का बहुवचन क्या होगा। मेला का बहुवचन हो जाएगा मेले। अब मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि मान लीजिए पंडित, पंडित का बहुवचन क्या होगा, मतलब नहीं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में से किसे काव्य छंद कहा गया है। सवया, मत गयंत, रोला, मन। जो काव्य छंद है इसको कहा गया है, किसको? रोला को कहा गया है, जो कि एक समात्रिक, इसमें 24 मात्राएं होती है। पहली बात छंद, छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? मात्रिक, मात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर, नंबर 1। नंबर 2 वर्णिक छंद, और तीसरा मुक्तक। मुक्तक छंद आपका हो गया 3 प्रकार के। अब इसमें, अब जैसे दोहा मान लीजिए, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 13, 11। अब सोरठा, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 11, 13। अब जैसे सवया जो कि एक वर्णिक छंद है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो इसमें काव्य छंद पूछा गया था, जो कि रोला को कहा जाता है। इसमें 24 मात्राएं होती, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15, लिंग बदलिए। जो आपका आयुष्मान है, इसका आपको लिंग बदलना है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। एक पुल्लिंग जो पुरुष जात का बोध कराता है, उसे पुल्लिंग, और एक स्त्रीलिंग जो कि स्त्री जात का बोध कराता है। अब जैसे आयुष्मान का, आयुष्मान एक पुरुष जात का बोध कराता है, इसका स्त्रीलिंग मतलब क्या होगा? अगले लिंग बदलना है। जो लिंग है तो अगले लिंग वही नहीं दिया गया है, तो आपको जानना पड़ेगा। यदि स्त्रीलिंग दिया है पुल्लिंग बदलना है, पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग बदलना है। तो आपका आयुष्मान का हो जाएगा आयुष्मती, 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 आयुष्मानिनी, आयुष्माती। तो आपका ये आयुष्मती सही होगा। इसमें वर्तनी में भी ध्यान दीजिए, आयुष्मती कैसे लिखा जाता है। अब आपका ये हो गया, आयुष्मान का क्या हो जाएगा? आयुष्मती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, हारा प्रत्यय के साथ कौन सा शब्द बनेगा। जो आपका प्रत्यय है ये वाक्य शब्दांश के बाद में लगता है, मूल शब्द के बाद में लगता है, वही है प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृतन, एक तद्धन। अब जैसे हारा तो ले लीजिएगा सर्वहारा,
तो सर्व प्लस हारा, आपका इसमें मिल गया सर्व मतलब हारा, तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 17। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। आपका कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब संप्रदान को पहचान के लिए क्या है? संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, को के लिए, कर्म, कर्म को, संबोधन एगो अरे, एगो अरे। अब अधिकरण में पर, अब यहाँ है फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तो इसमें में पर के लिए अधिकरण कारक आपका हो जाएगा और कुछ नहीं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18। श्रृंगार रस का प्रमुख किन संचारियों पर नहीं है? मतलब श्रृंगार रस में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता किन संचारी भाइयों मतलब पर निर्भर नहीं। संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है। संचारी भाव कुल संख्या 35 होती है। अब इसमें श्रृंगार रस की प्रमुख प्रधानता के बारे में बताया गया है, किन पर नहीं है? जड़ता और व्याधि, हर्ष और भास, उग्रता और घृणा, ध्रुति और दैत्य। तो पहली बात श्रृंगार के है जो इसमें प्रेम का महत्व, इसमें रस की प्रधानता है, इसमें घृणा और उग्रता का भाव नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो आपका लेकिन आंसर सही कौन सा होगा? विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कृता कृत शब्द में समास का सही विकल्प का चयन कीजिए। द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। जो कृत है, कृत के द्वारा जो किया जा सके उसे, उसमें कर्मधारय समास होता है। अब जैसे समास है, इसमें समास के हिंदी में 6 भेद होते हैं। नंबर 1 मान लीजिए द्विगु, अगला मान लीजिए दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा द्वंद्व और पांचवा मान लीजिए क्या होगा और छठा क्या होगा। तो हम तो ये बता रहे हैं, एक सभी लोग कमेंट भी कीजिए। आज पांचवा हम बता दे रहे हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब आपको छठवां कमेंट करके बताना है सभी लोग को, छठवां समास क्या होगा। आइए अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है। 9 शब्द के तद्भव शब्द का चयन करें। पुराना, नया, न्यू और नयन। 9 का जो है नया हो जाएगा। तद्भव और तत्सम होता है। तद्भव, तद्भव, तद्भव। तत् माने होता है उसके, तद्भव, तद माने उसके, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, उसके उत्पन्न, उससे उत्पन्न, उत्पन्न। ये जो तद्भव है संस्कृत से उत्पन्न होके आता है, वही है तद्भव। और तत्सम क्या है? तत्सम, तत्सम, तत्प्लस सम, मतलब उसके समान, उसके समान। मतलब ये जो तत्सम है वो संस्कृत के जो कहते आ जाते हैं उसे तत्सम, और जो तद्भव है संस्कृत से थोड़ा रूप परिवर्तन होके आता है उसे तद्भव कहते हैं। पूछा गया था 9 का, तो 9 का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? नया। आज आपका प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हो गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। सभी लोग अच्छे से इसको कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे कमेंट भी कीजिए। एक प्रश्न पूछे समास का है, उसका नीचे कमेंट में उत्तर दीजिए कि समास में छठवां कौन सा होगा। जो 5 है और एक जो नहीं है वो बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।